Good afternoon, Sameer. Good afternoon, Nirja. Voice, audio, and this video is clear. A very good afternoon, everybody. जल्दी जल्दी सब कोई ज्वाइन करेंगे, 2 बज गया है। आज आपका ये सेकंड क्लास है दिन का, क्योंकि सुबह अविनाश सर ने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया। ओ माय गॉड, कितना बदमाश बच्चा है वो। मैं अच्छा आदमी हूं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेता। Let us study now. Basically, ओके एवरीबडी जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। हाँ, आज आपका दिन का दूसरा क्लास, आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं। भैया थक गए। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड आफ्टरनून आयुषी, गुड आफ्टरनून भास्कर। आराम से आओ, खाना वाना खा लिए होंगे। 2 क्लास था आज दिन में पहली बार। वैसे सैटरडे को होता है, इस सैटरडे नहीं था बट होता है। आपके अविनाश भैया थोड़ा उधम मचाने जाने वाले हैं शनिवार को बाहर, तो उस वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं वो। कोई बात नहीं भैया, सक लेंगे थोड़ा। मैं भी लूंगा तो सक लोगे तो? हाँ हाँ भैया। सिंपल सिंपल होमवर्क था। होप यू ऑल रिमेंबर। लास्ट क्लास क्या किए थे भैया? सिर्फ और सिर्फ न्यू कॉस्ट शीट आप पढ़ाए थे, स्पेशल आइटम ट्रीटमेंट कंटिन्यू किए थे और न्यू कॉस्ट शीट पढ़ाए थे, बस खत्म। न्यू कॉस्ट शीट में कुछ नए नए खर्चे आए थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी टेस्ट कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्ट कॉस्ट या क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट नीचे आ गया था और सेल ऑफ स्क्रैप नीचे आ गया था, बस दैट्स इट। उस हिसाब से मैंने न्यू कॉस्ट शीट पे 2 छोटा छोटा होमवर्क दिया था, 17 और 19। वॉल्यूम 1 का एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स और वॉल्यूम 2 के 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बोले थे। क्या सबने ट्राई किया है पहले बताओ? एवरीबडी, हैव यू ऑल डन दीज क्वेश्चन? तो आज डिस्कशन कर पाएंगे अपने। हाँ सर कर लो, डिस्कशन कर लो। ओके थैंक यू। पहले क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं अपने बुक का। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। अर्नम मेटेलिक लिमिटेड। गुड आफ्टरनून भास्कर, गुड आफ्टरनून पवन। पहले अपने लोग 17 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। अविशा गुड आफ्टरनून। अर्नम मेटेलिक लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी तक जाने बोला है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज। भैया कौन सा इन्वेंट्री के बारे में बात किया है? नीचे देखो, नीचे देखो, क्या कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री बोला? क्या कोई इन्वेंट्री बोला है? क्या कोई फिक्स्ड मतलब अपना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है या नहीं है? ये कौन सा इन्वेंट्री के बारे में बात कर रहा है? ऑब्वियसली दीज आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा है तो रॉ मटेरियल ही है कंपनी में। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है नहीं तो रॉ मटेरियल है, तो ये चला जाएगा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंट्री। हाँ मैं कराऊंगा, चिंता मत करो पवन, वी विल डू इट। भास्कर डोंट वरी, रॉ मटेरियल पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट यानी परचेज प्राइस के साथ रिलेटेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, ये फैक्ट्री ओवरहेड। रॉ मटेरियल परचेज के साथ ये कॉस्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है।
ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस पेड। अच्छा, वेजेस पेड दिया है, क्या कुछ आउटस्टैंडिंग भी है? नहीं, तो वही पूरा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मेन दिया है और अदर्स दिया है। अदर्स मतलब जनरल नेचर, यानी ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा, ये COP का पार्ट बनेगा, ये COP के नीचे आएगा यानी COS का पार्ट बनेगा। अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग द स्क्रैप, ये लेस होता है, अपने को मालूम है COP से पहले। पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी ये कौन सा हो गया? प्राइमरी नेचर का हो गया पैकिंग कॉस्ट, तो ये प्राइमरी नेचर का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाविका गुड आफ्टरनून। और सैलरी पेड टू डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर को सैलरी पे किए हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट का है तो एडमिन ऑफिस में आता है, डायरेक्टर का सैलरी एडमिन ओवरहेड में आता है, यानी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। टेक्निकल स्टाफ है तो आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, यानी मैं मान रहा हूं ये ऊपर आ रहा है, यानी फैक्ट्री एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो अपने इसको फैक्ट्री ओवरहेड लेंगे, मतलब COP का पार्ट बनेगा, सिंपली COP का पार्ट बनेगा, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं, COP का पार्ट बनेगा। क्या आपने ये बनाया है ढांचा इसका? मैं बताऊं क्या करना है। सबसे पहले आप बताओ फटाफट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस प्रीमियम पेड फॉर इन्वेंटरीज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया? एवरीवन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लो ना प्लीज। इतना प्यारा आदमी है, प्लीज बोल रहा है आपको। हाँ भैया सुनेंगे आपका बात, चिंता मत कीजिए। ओके 62 68 62 68 ठीक है, 62 68 रॉ मटेरियल कंज्यूम, वेजेस 23 20, तो ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ गया 85 88, प्राइम कॉस्ट आ गया 85 88। अब सारा फैक्ट्री का खर्चा, पहला वाला रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, बस। और कुछ है क्या फैक्ट्री का? नहीं, और कुछ नहीं। तो ये आ जाएगा आपका नेट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट फॉर बोथ। क्या क्या ऐड किए भैया इसमें आप? 980 और 96,000, बस ये दोनों, तो 96 64 500 आ गया, 96 64 500 आ गया, ठीक है। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता, ठीक है ना। तो एक ही बात है, टोटल तो मैच करेगा ही। ये आ गया आपका फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। अब आपको नेट वर्क्स कॉस्ट फॉर FG चाहिए तो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP का एडजस्टमेंट कर दो। 4,06,000 माइनस 6 लाख, ये यानी ये आया 94 68 400। क्या सब कोई मैच हो रहा है? ये आया अपना वर्क्स कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। अब आराम से क्वालिटी कॉस्ट, रिसर्च कॉस्ट, फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, पैकिंग कॉस्ट, सैलरी और अमाउंट रियलाइज्ड, ये सब एडजस्ट कर दो, यानी क्या क्या भैया? पहले क्वालिटी टेस्ट आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद 92 600 का वो भी आ जाएगा, उसके बाद आप बोल रहे हैं 9 लाख का फैक्ट्री और पैकिंग 10,200 और 8,90 का ये अमाउंट रियलाइज 9,200 माइनस हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली COP आएगा एवरीवन। हाँ, अगर रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे, अगर फिनिश गुड्स का है तो फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर देंगे, बट सम्स में कहीं फिनिश गुड्स था ही नहीं, इसीलिए उसका इन्वेंट्री के बारे में बात ही नहीं की। तो दोनों अजम्पशन वैलिड है मुन्ना,
आप कहीं भी ले सकते हैं, नेवर मैटर्स। आपका सीओपी इतना आएगा, देखो आ रहा है। इस पूरे सम्स में सिर्फ और सिर्फ ये 11,60,000 नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि ये सीओपी के बाद का खर्चा है सीओएस का। अब अगर मैं सीओपी में ये ऐड कर दूं, क्या बोलो तो 11,60,000, तो मेरा सीओएस आ जाएगा, जो कि सम्स ने नहीं मांगा है, जो कि सम्स ने नहीं मांगा है। बट अगर मैं वो अदर वाला एडमिन ओवरहेड ऐड कर दूंगा 1160, तो मेरा सीओएस आ जाएगा, जो सम्स ने नहीं मांगा है। ठीक है एवरीवन? सीओपी तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17, एक थम्स अप दोगे मेरे को, थम्स अप। 17 नंबर क्लियर, तो थम्स अप। 19 नंबर मैं करा देता हूं, 30 पॉइंट था इसके अंदर, मैं करवा देता हूं, बस आओ। सत्रह नंबर के लिए एक थम्स अप दे दो, तो मैं 19 करवा देता हूं, फिर एमसीक्यू करेंगे, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, चैप्टर खत्म। इतना इन डेप्थ सीएमए अपने पढ़ रहे हैं, और सीएमए स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए। ओके आओ, 19 नंबर आराम से। हाँ 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 पवन, डायरेक्टर का सैलरी एडमिन ओवरहेड होता है। अब आप ये मान सकते हो कि ये 8,90,000 इस 9 लाख में इंक्लूडेड है या नहीं है, क्योंकि कुछ बोला नहीं, आप दोनों अजम्पशन ले सकते हो। मैं एक्सक्लूडिंग मांग रहा हूं, यानी ये डायरेक्टर क्योंकि अलग से सैलरी पेड लिखा है, तो मैं मान रहा हूं कि ये और खर्चा है, अदरवाइज हो सकता है एडमिन कॉस्ट में इंक्लूडेड भी हो। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। 19 नंबर रेडी? हाँ ध्यान से, रॉ मटेरियल परचेज, ठीक है। जीएसटी पेड ऑन अबव परचेजेज 18%, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। जीएसटी पेड ऑन अबव परचेज, ये अलग से जीएसटी लगा था, क्या ये जीएसटी कॉस्ट ऑफ द गुड्स मतलब कॉस्ट शीट में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। नहीं क्यों आएगा? अगर याद है बात, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो नहीं आएगा, और अगर नॉट एलिजिबल होता, यही वर्ड होता, नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये आता पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो अभी क्या है, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट ऑफ द कॉस्ट, दिस इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल परचेजेज आएगा, फ्रेट इनवर्ड आएगा, हाँ आएगा, फ्रेट इनवर्ड आएगा, यानी ये परचेज आरएम कंज्यूम्ड का पार्ट बनेगा, ये भी आरएम कंज्यूम्ड का पार्ट बनेगा। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एवरीवन। एलिजिबल है तो नहीं आएगा, नॉट एलिजिबल है तो आ जाएगा, ठीक है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, वेजेस है, वेजेस, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेजेस, हाँ नहीं आएगा। वेरी गुड समीर। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉय पीएफ एंड एसई, ये भी क्या होता है ना, दिस इज मतलब फर्दर पेमेंट। वेजेस तो बेसिक सैलरी हो गया, और भी पेमेंट करना पड़ता है, पीपीएफ फंड, ग्रेच्युटी फंड, बोनस, कुछ भी चीज होगा वो सैलरी का पार्ट है, यानी ये भी डायरेक्ट वेजेस है, ठीक है। बोनस डायरेक्ट वेजेस है। रॉयल्टी पेड, याद आ रहा है, रॉयल्टी पेड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, पढ़ाया था, रॉयल्टी पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, जो भी पावर एंड फ्यूल है इनडायरेक्ट नेचर का मानेंगे, क्योंकि संस ने कुछ बोला नहीं, तो अपने इसको इनडायरेक्ट नेचर का ही मानेंगे कि पावर एंड फ्यूल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, स्टार्ट हो गया। अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, ये परचेज का कॉस्ट था, इसका लाइफ 2 साल है, यानी इसका डेप्रिसिएशन आएगा। 2 साल का है तो मतलब 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया बताइए, 4,48,000, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड।
जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर्स, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड, अलग से जो पेमेंट कर रहे हैं जॉब चार्जेस जॉब वर्कर्स को। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, डेप्रीसिएशन और भी है फैक्ट्री ओवरहेड। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर फैक्ट्री ओवरहेड, रिपेयर्स फैक्ट्री ओवरहेड, इंश्योरेंस प्रीमियम फैक्ट्री ओवरहेड। बाबू WIP भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, दोनों कर दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। मिला के सेग्रीगेशन पता नहीं, अगर अलग से रॉ मटेरियल का पता होता तो परचेजेस में डाल देते। क्वालिटी कंट्रोल चेक याद है अपने को, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद COP का पार्ट। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ COP का पार्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट COP का पार्ट। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड ये भी रिसर्च एंड क्वालिटी कंट्रोल, यानी ये सब ये हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ फैक्ट्री COP का पार्ट, मतलब दिया भी सब लाइन से। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर्स, किसको किसको, प्रोडक्शन कंट्रोल, फाइनेंस एंड अकाउंट। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या हो गया, सैलरी बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिस ओवरहेड। सेल्स एंड मैनेजमेंट और सेलिंग ओवरहेड। पवन दिस इज अ डिबेटेबल इशू, पवन दिस इज अ डिबेटेबल इशू कि पावर एंड फ्यूल कहाँ आएगा। पावर एंड फ्यूल डिपेंड करता है कंपनी का पूरा उस पे कि किस नेचर का है। समझ में आ रहा है मेरी बात। देखो मैं आपको एक काम करता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस में लेके चलता हूं, आओ। पेज 133, आओ। ये देखो क्या क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देखो कॉस्ट ऑफ पेटेंट्स, रॉयल्टी पेमेंट्स, हायर चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल मशीन और प्लांट, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक पैटर्न्स, कोर्स, डिजाइन, टूल्स, experimental cost and expenditure in consideration with models and pilot schemes, architect survey or other consultants fees, traveling expenses to sites, inward charges and freight charges on special material। जनरली ये सब आता है, बट इनमें से कुछ भी आपके काम का नहीं है, क्योंकि इनमें से कहीं भी ऊपर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अपने से रिलेटेड जो बातें थी मैंने कर दी। यहां पे एक ही चीज कंटिन्यू होगा, जो ये आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, सैलरी टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर कहां जाएगा बताओ, जनरल एडमिन ओवरहेड।
पैकेजिंग कॉस्ट का क्या होता है? प्राइमरी पैकिंग आता कहाँ है बताओ? सीओपी का पार्ट। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स मतलब ऐसे ही ठेका फाकी के लिए सेकेंडरी, तो ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। फीस पेड टू ऑडिटर, यस ये आता है कहाँ? ऑफिस एंड वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। लीगल एडवाइजरी ऑफिस एंड ये फीस पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वैल्यू ऑफ स्टॉक ओपनिंग, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग। अमाउंट रियलाइज बाय सेलिंग द वेस्ट 86, यानी ये रियलाइजेशन ऑफ स्क्रैप सीओपी से लेस हो जाएगी। बस इतना सा सवाल था, आपको सम्स बनाना था, मैंने सब बता दिया कौन सा कहाँ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 19 नंबर के लिए। इतना बड़ा सवाल आपके सिलेबस का है नहीं, मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि ये सवाल में सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर्ड थे जो अपने को डिस्कस कर लेने थे। डन है एवरीवन? 19 नंबर क्लियर है एवरीवन? हाँ सर क्लियर है। आओ, इसके बाद आपको मैंने एमसीक्यू करने बोला था। आओ एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताओ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट? बताओ सब कोई, मेरे को ऑप्शन नहीं लिखोगे, पूरा आंसर लिखोगे। सपोज आंसर है कैरेज इनवर्ड, तो पूरा लिखोगे कैरेज इनवर्ड, पूरा लिखोगे। कैरेज इनवर्ड अगर आंसर है आपका तो पूरा लिखोगे कैरेज इनवर्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पहला पार्ट, थ्योरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, आंसर आना स्टार्ट। आंसर इज भैया कैरेज इनवर्ड आता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट में परचेज रिटर्न माइनस होता है, सेल्स कमीशन आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, इंटरेस्ट पेड इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट एक्सक्लूडेड? ओ माई गॉड, बहुत अजीब तरीके से बोला। नॉट एक्सक्लूडेड मतलब इनक्लूडेड, सीधा सीधा यही बोल देता, सीधा सीधा यही बोल देता। इंक्लूडेड, नॉट एक्सक्लूडेड लिखा है मतलब इंक्लूडेड। गुडविल रिटर्न ऑफ, याद करो आएगा नहीं आता है, एक्सक्लूडेड है ये। प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सक्लूडेड है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एक्सक्लूडेड है, इंटरेस्ट पेड एक्सक्लूडेड है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इंक्लूडेड है। प्रॉपर्टी टैक्स जो लगता है ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लग रहा है मेरे ऊपर जिसके कारण कॉस्ट बढ़ रहा है, इसका इनपुट अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स का इनपुट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो फैक्ट्री बिल्डिंग का, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड एवरीवन। आओ अभी पढ़े ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस? इनमें से कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है? कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन्स, ड्रॉइंग्स, लेआउट्स, जो ब्लूप्रिंट वाला आपको बोलते थे हम, ध्यान है? स्पेशल डिजाइन्स है ये, ना लेबर है ना एक्सपेंसेस है, बट डायरेक्टली रिलेटेड है। हायर टूल्स फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, आराम से अगर मैं इन जनरल हायर करता, जनरल मतलब भैया हायरिंग करना मतलब लीज पे लेना, जनरल हायरिंग है तो फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर अ पर्टिकुलर जॉब मतलब बोल रहा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है इस प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी है, ये भी है। सेल्समैन वेजेस नहीं आता, रेंट्स नहीं आता। अब देखो रेंट और हायर का मतलब एक ही होता है, बट पूरे फैक्ट्री को रेंट लेना इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट हाँ एक पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट को भाड़े पे लेना कि ये इससे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आंसर इज ए 1 and 2। वेरी गुड। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? बताइए व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, बताया है आपको।
व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? आपको बोला था प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? सारे डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्ट यानी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ओनली। 4 का आंसर ए। प्राइम कॉस्ट का दूसरा नाम सब पढ़ चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन। अपने तो ये बात पढ़ चुके हैं ना मुन्ना? हाँ भैया हाँ, पढ़ा चुके ऑलरेडी, ये तो रिपीट चल रहा है एक ही बात का। ओके ग्रेट, ग्रेट एवरीवन, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वर्क्स ओवरहेड? कॉस्ट नहीं, वर्क्स ओवरहेड यानी फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा। फैक्ट्री से रिपेयरमैन वेजेस आता है, प्रोडक्ट इंस्पेक्टर सैलरी आता है, प्लांट का मैनेजर सैलरी आता है, सेल्स का मैनेजर सैलरी वर्क्स ओवरहेड नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, यानी यही ठीक होगा 5 ए। सेल्स मैनेजर सैलरी करेक्ट। सब कोई अभी तक सही हो रहे हो? एकदम सही हो रहे हो, एकदम सही, वेरी गुड, मजा आया होगा घर पे। ये बात भी मैंने बताया था, कॉस्ट शीट का प्रिपरेशन कॉस्ट को किस बेसिस पे दिखाता है? फंक्शनल वाइज या फिर एलिमेंट वाइज? रेलिवेंस नहीं, नेचर नहीं, वेरिएबिलिटी नहीं, आंसर इज ए फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? किस हिसाब से उनका रोल है, यानी उनका क्या नेचर नहीं, उनका क्या एलिमेंट है। नेचर वेरिएबिलिटी तो बाद में किए थे, याद होगा आपको कि वो कितना बिहेवियर वाइज जो अपने किए थे, नेचर वाइज जो अपने किए थे, वेरिएबल है, फिक्स्ड है। आंसर इज फंक्शन वाइज। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब फंक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने डिपार्टमेंट फंक्शंस के हिसाब से सारा ब्रेकअप किए थे, पहले कि कौन पहले आता है फिर कौन आता है, फंक्शनल टाइप का है, सब फंक्शन वाइज होता है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट फंक्शंस वाइज ब्रेकअप होता है, डिपार्टमेंट वाइज, एलिमेंट वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। सैलरी पेड टू एन ऑफिस सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ। ऑफिस का सुपरवाइजर को जो सैलरी दे रहे हैं, नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, क्वालिटी टेस्ट नहीं है, ध्यान है आपको। ऑफिस का सुपरवाइजर, फैक्ट्री सुपरवाइजर नहीं, ऑफिस का सुपरवाइजर, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट करेक्ट। 7 तक सबका क्लियर है? ठीक है। ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, अभी बताया, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है। A company has set up a laboratory for testing of product for compliance with the standards, ठीक है। The salary of the laboratory staff, staff नहीं होगा ये, staffs होगा, staffs are part of, बताओ बताओ, टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट के लिए कोई आदमी को सैलरी दी, आज अभी वो क्वेश्चन किए, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 19 करवाया। 9 का आंसर बताओ चलो। जब सब काम हो गया, क्वालिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहां आएगा? क्वालिटी टेस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, यानी बी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। वेरी वेरी गुड। टेस्टिंग हो रहा है तो उसका सैलरी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, इसीलिए 19 नंबर कराया, वहां पे भी ये पॉइंट था। नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं समीर, रॉन्ग, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इज करेक्ट। कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स, एकदम सिंपल, फैक्ट्री ओवरहेड, नॉट टू बी डिस्कस्ड, इजी स्टफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? Which of the following does not form a part of prime cost? ओवर टाइम प्रीमियम आएगा,
कॉस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन पेड टू ब्रिंग द मटेरियल टू फैक्ट्री आएगा। कॉस्ट ऑफ पैकिंग भी आता है। नहीं, कॉस्ट ऑफ पैकिंग तो मैंने पढ़ाया ना ओल्ड कॉस्ट शीट में, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। निर्जा, गड़बड़ है। आंसर इज अभी पढ़े, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, इनपुट क्रेडिट कैन बी क्लेम्ड। तो ये हो गया, डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, अदरवाइज जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल पार्ट होता है, अब नहीं होगा। भास्कर, निर्जा रॉन्ग, भाविका एंड निर्जा, सॉरी भाविका, मैंने तो पढ़ाया था पैकिंग कॉस्ट। आओ कॉपी में नोट्स पढ़ो, नोट्स ये देखो क्या बोला था। प्राइमरी पैकिंग डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का पार्ट होता है, न्यू कॉस्ट शीट में नहीं होता है। तो अपने बोले थे अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है, ओल्ड कॉस्ट शीट। तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट ए नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग इज नॉट द राइट आंसर। अगर इंस्टीट्यूट सी आंसर दे रहा है तो गलत है, ठीक है। हाँ, लास्ट 12, अ कंपनी पेड रॉयल्टी। बस रॉयल्टी वर्ड देखते ही तो डायरेक्ट एक्सपेंस दिमाग में आता है मुन्ना। फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ही टफ पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पोर्शन इन योर सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बट नथिंग कैन बी डन। 5 क्वेश्चन आना ही है। अब अच्छा क्या हो गया है आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का है तो ऑप्शंस कम से कम झलकेंगे, अदरवाइज सबसे डिफिकल्ट पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। फटाफट बताओ, प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, मैंने वर्ड नहीं लिखा फैक्ट्री ओवरहेड, मैंने लिखा ओवरहेड। ओवरहेड मतलब सारे ओवरहेड्स, ओवरहेड का मीनिंग ऑल ओवरहेड्स, ऑब्वियसली कहीं वर्ड फैक्ट्री ओवरहेड नहीं था। प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड सब मिला के क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। अब वो लोग यही अपने फंस जाएंगे, इंस्टीट्यूट यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलता है कि टोटल कॉस्ट बोलता है, अपने को पता ही नहीं। तो दोनों लिख के रखो, एग्जाम में ऑब्वियसली कोई एक दिया हुआ रहेगा और वही करके आना टिक। जैसे यहां नीचे देखो टोटल कॉस्ट लिखा है, तो हो सकता है ये टोटल कॉस्ट ही लिखा हो वर्ड। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल्स। वेरी गुड एवरीवन। डैश प्लस प्रॉफिट इज सेल्स अभी पढ़े, टोटल कॉस्ट या सीओएस, टोटल कॉस्ट या सीओएस जो भी बोल लो। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डैश प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज प्राइम कॉस्ट। वी नो डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर। सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, या और भी नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है क्या, फिलिंग द ब्लैंक सबको? एवरीबॉडी फिलिंग द ब्लैंक्स क्लियर है? आज सुबह ऑलरेडी आपका अकाउंट्स का क्लास हुआ है, थोड़ा थक गए होंगे मुन्ना मुन्नी। ओ मेरे बच्चों, क्या थक? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ, थक गए हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पढ़ाई तो कर लो, थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूं, मैं तो इतना प्यारा आदमी हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूं। हाँ सर, लास्ट पोर्शन ट्रू एंड फॉल्स, लास्ट पोर्शन ट्रू एंड फॉल्स, आराम से। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम होता है ऑल ओवरहेड्स।
यस, टोटल कॉस्ट इज दिस ओनली, पहला ये भी वही था, तो दिस आंसर इज ट्रू, पहला वाला इज ट्रू। ये सब नामकरण अपने को बेसिक्स में पता है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट का ही दूसरा नाम ओवरहेड्स है। पहला वाला आंसर इज ट्रू। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं और होमवर्क भी दिया था, 2 मिनट दे रहा हूं, सबका आंसर फटाफट करोगे। 1 का, जैसे अगर आपका आंसर 1 का ट्रू है तो 1 का 2 का सपोज फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे TF 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 लिख के दो, सबका लिख के दो, कॉमा कॉमा के बाद, मतलब 1 का जो भी है ऐसे लिख लो, TF F जो भी है, कॉमा दे दे के मेरे को बताओ पांचों का आंसर सबको एक साथ बताओ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप किसके लिए ट्रू बोल रहे थे किसके लिए फॉल्स। सब लोग साथ में बताओ, 1 से लेके 5 तक 5 ठो आंसर दो, TF 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 जैसे भी। चलो दो, फिर मैं डिस्कस करूंगा किनका किनका राइट हुआ। पहला तो ट्रू है, मैं ही बता दिया। अब 2 से लेके 5 भी करो, आप पांचों का भी दे दो आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ट्रू, ओके। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट ओनली। नो नो नो, वर्क इन प्रोग्रेस में ओवरहेड्स भी आता है, याद है ना। और प्राइम कॉस्ट में अलग से क्या आता है, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स नहीं आता। कौन सा ओवरहेड? फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आता। जबकि वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या आता है, याद करो। रॉ मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, और फैक्ट्री ओवरहेड आता है। तो भैया 2 का आंसर इज फॉल्स। वेरी गुड एवरीवन, रीजन भी बताओगे आप लोग मेरे को। 3, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड शुड बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फॉल्स। इसका वैल्यूएशन COP पे होता है, या फिर वही COP पे बेस्ड रहता है एंड ओपनिंग कॉस्ट, अब उसके बाद फीफो लिफो मेथड अप्लाई होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली direct cost related to production, only direct cost related to production। absolutely wrong everybody। अगर आप 4 का आंसर ट्रू बोल रहे हैं तो कितने लोग 4 का आंसर ट्रू बोले हैं? सब के सब। आंसर इज फॉल्स। क्या बोल रहे हैं भैया? अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब बताओ। COP या बोल लो वर्क्स कॉस्ट, एक ही बात है। COP या वर्क्स कॉस्ट, क्या उसमें केवल डायरेक्ट कॉस्ट आता है? यानी आप बोलना चाह रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट? नो, प्रोडक्शन कॉस्ट में तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट में तो फैक्ट्री ओवरहेड भी आते हैं। फैक्ट्री नेचर का खर्चा कौन लेगा? इनडायरेक्ट वाला। यानी कि 4 का आंसर इज फॉल्स। यहां आपने गलती किया। क्या अब सबको क्लियर है? लास्ट वाला, प्राइमरी पैकिंग इज इंक्लूडेड इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। नो नो नो, सेकेंडरी पैकिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यानी आंसर इज ट्रू, फॉल्स, 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 फॉल्स। 4th नंबर ने आपने गलती किया। एवरीबडी क्लियर हो गया अब? इसीलिए मैं इसका भी ट्रू फॉल्स करवा दिया, ताकि अब आपके कोई भी सिकंज ना बचे। और लास्ट में बिट क्वेश्चंस तो होगा ही, MCQ बिट क्वेश्चंस जब पूरा बनाएंगे ना, तब तो अलग लेवल का मजा आएगा। डन? बोलो डन। क्या वॉल्यूम 1 का कॉस्ट शीट पूरा दिमाग में गया सब कोई?
भास्कर बोल रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। अरे भास्कर, प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ के आता है तो टीओपी, तो खाली डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी आया, फैक्ट्री नेचर का इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है। ठीक है भास्कर। अब एक काम करो आप लोग, एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 में चलो। क्वेश्चन नंबर 10 में चलो, अपने अपने कॉपी का पेज नंबर में सब कोई। क्वेश्चन नंबर 10 किए थे तो उधर चलो। एवरीबडी कम टू योर क्वेश्चन नंबर 10। ये वाला, ये वाला किए थे, किए थे कि नहीं किए थे क्वेश्चन नंबर 10? आओ, सब कोई आओगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का सेमी वेरिएबल पोर्शन जो अपने किए थे वो देखो कैसे किए थे, एक बार देखो। बस इतना सा पार्ट दोबारा से मेरे को डिस्कस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने एक अलग अजम्पशन लेके भी सवाल को किया है और वो वाला भी अपने को जानना चाहिए, क्योंकि सम्स का अजम्पशन एज पर सीए में इंस्टीट्यूट करना है। ठीक है, अपने को सीएमए के हिसाब से भी देखना है कि किस तरीके का अजम्पशन इंस्टीट्यूट लेता है। रेडी एवरीवन? ये वाला पोर्शन में सबको आगे दोबारा से पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है। 1,08,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एडिशनल 46,800 फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक ठीक, 3 महीना तक तो 50% पे ही था, बट अगला 9 महीना में 80% कैपेसिटी पे चला गया था। सम्स याद आ रहा है ये सम्स 2019 का? ठीक, अब आओ मेरा बात सुनो। अपने क्या किए देखो, अपने क्या किए देखो। अपने माने ये जो 1,08,000 पर एनम है, तो जो 46,800 है ना, यही तो 46,800 ही तो था, हाँ, वो भी अपने बगल में पर एनम मान लिए। पहला बात ये समझ में आया, कुछ नहीं लिखा हुआ था तो अपने अजम्पशन लिए पर एनम। दूसरा अजम्पशन जो अपने लिए वो था और एनी पार्ट देयर ऑफ का मतलब अपने ये मान रहे हैं कि अगर 50 का 70 होए चाहे 60 होए, 70 होए चाहे 60 होए, मतलब एडिशनल 20% में चाहे कितना भी पोर्शन बढ़े, मैं सिंपली 46,800 से बढ़ा दूंगा। मैं सीधा 46,800 से बढ़ा दूंगा। मतलब 50% तक तो इतना लग रहा है, अगला 70 तक एक्स्ट्रा 46,800 लगना चाहिए। बट अगर 60 भी होता तो भी मैं बोलता 46,600, क्योंकि सम्स ने बोला और अ पार्ट दे रहा हूं। ये एक अजम्पशन था, ये एक अजम्पशन था जिससे मैंने किया सवाल को। ठीक है, क्या किया भैया आपने? आपने अज्यूम किया एडिशनल कॉस्ट को पर एनम बेसिस एंड ऑन स्लैब बेसिस, मतलब फुल बढ़ेगा, सीधा जंप होगा। ऑन द अदर हैंड इंस्टीट्यूट का अजम्पशन देखो क्या हो सकता है कि एडिशनल कॉस्ट इज ऑन फ्लैट बेसिस। फ्लैट बेसिस मतलब ये साल भर का नहीं, ये सिंपली इंक्रीज है। अब चाहे 3 महीना हो, चाहे साल भर हो, चाहे 9 महीना हो, ये पूरा 46,800 ऐड होना चाहिए। अगर अपने इस हिसाब से चले तो अपना आंसर देखो कैसे आया था, 1,08,000 था, 9 महीना के लिए अपने किए थे। तो आपने क्या किया, 46,800 भी बढ़ गया था अपना, 48,600 की 46,800 था, हाँ 46,800 से भी बढ़ा दिए थे अपने। क्यों? 80 में काम कर रहा था, तो अगला 20% के लिए
प्लस 46,800 अगला 10% के लिए अपने पूरा में इंक्रीज माने, पार्ट दे रहा हूं, ये पूरा अपने इंटू 9/12 करके आंसर निकाले, आंसर आया 151,200, करेक्ट। ध्यान होगा आपको 151,200 का ब्रेकअप नीचे लिखे थे, 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800 इंटू 9/12, इस तरीके से अपने सम्स को किए थे। इंस्टीट्यूट ने ऑन दी अदर हैंड देखो क्या बोला, बोला एडिशनल कॉस्ट इज ऑन फ्लैट बेसिस, मतलब सिंपली पूरा बढ़ेगा, उसको 9/12 करने का दरकार नहीं है, एंड पार्ट इंक्रीज भी होगा, मतलब अगर 50 का 70 होता है तो आप 46,800 से बढ़ाओ, अगर 50 का 60 ही हुआ तो आप सिर्फ 10% जितना इंक्रीज लो, यानी ये अगर 20% के लिए है तो 10% के लिए कितना। ये एक अजम्पशन है जो इंस्टीट्यूट लेके चलता है। तो अगर मैं उस हिसाब से सम्स को करूं तो ध्यान से सुनना क्या होगा, 1,08,000 इंटू 9/12 तो होना है क्योंकि उसके ब्रैकेट में पर एनम लिखा हुआ था, बट अगला पूरा 46,800 बढ़ेगा क्योंकि ऑपरेट कर रहा है 80% पे, तो 50 से 70 के क्रॉस कर गया, 50 to 70 वाला स्लैब, 50 to 70 के लिए 20% के लिए पूरा 46,800 आ गया, प्लस 70 to 80 के लिए, क्योंकि 70 to 90 का खर्चा उतना था, तो 70 to 80 के लिए बोला 46,800 20% के लिए, बट 70 to 80 सिर्फ 10% है, तो सिर्फ 10% जितना लो। अब निकालो तो ये कितना आ रहा है सबको, ये वाला पार्ट निकालो तो कितना आ रहा है सबको, ये वाला पार्ट निकालो तो सबको कितना आ रहा है। आंसर 151,200। सुनना, बाई चांस सेम आ गया, यानी ऐसा मत बोलना कि भैया ये अजम्पशन लो चाहे ये अजम्पशन लो, आंसर तो सेम आएगा ही, इस सम्स में सेम आ रहा है बाई चांस, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। मैथमेटिकली कुछ ऐसा हो गया कि दोनों से आंसर सेम आ गया, तो भैया इसी वजह से अपना फाइनल आंसर इंस्टीट्यूट का मैच कर गया, कारण उनका भी आंसर 151,200 ही था, बट अपना अप्रोच अलग था, उनका अप्रोच अलग था। अब अगर सम्स में हल्का सा भी वैल्यू चेंज होता तो अपना अप्रोच के कारण अलग आंसर आता, उनका अप्रोच के कारण अलग आंसर आता। समझ में आया भास्कर? बाई चांस सेम आ रहा है, बाई चांस। तो भैया हमें कौन सा अप्रोच करना है, आपको डिग्री कौन देगा, हम कि इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट, तो भैया इंस्टीट्यूट वाला फॉलो करेंगे। तो सब कोई क्वेश्चन नंबर 10 में जाके ये जो वर्किंग किए थे ना, इसके अगेंस्ट में लिखना, दिस इज एज पर आवर अजम्पशन ऑफ दिस, बट एज पर ICMAI इंस्टीट्यूट क्या बोलता है, अपना CMA इंस्टीट्यूट बोलता है इस सम्स को इस तरीके से करना चाहिए कि एडिशनल कॉस्ट फ्लैट बेसिस पे बढ़ रहा है और पार्ट इंक्रीज पे पार्ट इंक्रीज करना है। तो उस हिसाब से आप वर्किंग में ये वाला पोर्शन दिखाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है ये वाला पोर्शन। ठीक है एवरीवन? ठीक है एवरीवन? बाई चांस आंसर सेम आ रहा है तो आपको क्वेश्चन का आंसर बदलने का दरकार नहीं है, बट हाँ वर्किंग नोट चेंज करो, वर्किंग नोट चेंज करो। डन एवरीवन? कॉस्ट शीट डन एवरीवन? कॉस्ट शीट क्या अब अपने जो रिमेनिंग होमवर्क था उसमें चले? एवरीबडी अपना अजम्पशन जो था उस हिसाब से भी आंसर सेम आ रहा है जो इंस्टीट्यूट का अजम्पशन है,
बट वो बाई चांस आ रहा है, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। फिगर्स के कारण सेम आ रहा है मुन्ना, फिगर्स के कारण। अब मत कर देना वैसा गलती। डन? ठीक है भैया, समझ गए आपका बात। वेरी गुड, स्मार्ट बच्चे हैं मेरे। तो अब इंस्टीट्यूट वाला अप्रोच से चलना आगे, कोई भी ऐसा समझाए तो। डन? ओके। अब लास्ट होमवर्क था जो अपना, वो था वॉल्यूम 2 का 4 क्वेश्चन करना। क्या सबने ये 4 क्वेश्चन किया है? पास्ट ईयर एग्जाम का और एमटीपी का। एनीबडी जो चाहता है, आपके पास बुक है, वॉल्यूम 2 है आपके पास, जो चाहता है कि भैया ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए ना, तो मैं कर दूंगा, चिंता का बात नहीं है। 4 क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कशन लायक है, मेरे हिसाब से नहीं है। क्यों मैं बताऊं? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन का टाइप अपने कर चुके थे क्लास में। दिस इज पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था 4 का ए जून 19 का पेपर, ये दिसंबर 19 का पेपर है विथ सॉल्यूशन। ये आया जून 19 का 4 का ए। क्या इस क्वेश्चन विपुल लिमिटेड में आपका कोई क्वेश्चन है? कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए समीर? अगर फिगर सेम नहीं होगा तो ऑब्वियसली आंसर चेंज आएगा ना, दोनों अजम्पशन से मैं ये बोल रहा हूं। तो आप कौन सा अजम्पशन अप्लाई करोगे? इंस्टीट्यूट वाला, कि टोटल फ्लैट बेसिस पे इंक्रीज करोगे, और अगर पार्ट देयर फॉर एयर ऑफ इंक्रीज हो रहा है तो पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, जरूर करूंगा। पहले बोलो वेरी गुड पवन, चारों क्वेश्चन ट्राई किए हो तो मेरे को फटाफट बताओ। 4 का ए जून 19 में जो क्वेश्चन पेपर था, पास्ट ईयर पेपर, 8 नंबर के लिए आया था कॉस्ट शीट, क्या आपका ये हो गया? अच्छा, दिसंबर 18 का चाहिए। पहले बताओ, क्या ये वाला सवाल बना आपका कॉस्ट शीट विथ ऑल एलिमेंट्स विपुल लिमिटेड का सवाल बना लिए आप? फोर का ए का सॉल्यूशन, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। डन? डन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था मुन्ना? दिसंबर 2018 का। ठीक है, चलते हैं दिसंबर 2018 में। फोर का ए, दिसंबर 2018 का 4 का ए। showing the cost at which the typewriters must be manufactured in itna and give price at which it should be shown if profit on selling price is 1/10 on sales, मतलब 1/9 on cost। अब इस पूरे सवाल को अपने को करना है एडजस्ट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड समझ में आता है आपको? यानी ये रॉ मटेरियल के बारे में बात किया है, ये डायरेक्ट वेज लेबर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आपको बोला था क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मतलब बाकी सारा ओवरहेड्स, और जनरल एक्सपेंसेस मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब आओ, रेंट एंड टैक्सेस भी अलग से दिया आपको मालूम है, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आपको मालूम है क्या होता है। नीचे आते हैं,
द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 टाइपराइटर्स, ठीक है। तो इस साल कितना था 200, तो सारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, सारे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है। मटेरियल का प्राइस 25% इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू प्रीवियस लेवल। एक मिनट, क्या मटेरियल एक लेबर कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? हाँ, वेरिएबल कॉस्ट का अगर इंक्रीमेंट बोला है तो वो रेट बेसिस पे बोला होगा। तो पहले बताओ 1/20 डिवाइडेड बाई 200 टाइपराइटर, यानी मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट था 600, मटेरियल का पर यूनिट कॉस्ट था 600। ये समझ में आया? 600 यूनिट का कॉस्ट मटेरियल का 25% से बढ़ गया, यानी 750 रुपया हो गया, 300 टाइपराइटर हो गया। तो मटेरियल का खर्चा कितना आएगा 2,25,000। पहले बोलो ये क्लियर हुआ? मैं सीधा ये वाला चीज दिखाऊंगा 2,25,000। पहले बोलो ये वाला क्लियर हुआ? क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट हो गया 9,750। पहले बोलो मटेरियल वाला पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। मैं सारा पॉइंट नहीं, सिर्फ जो ऑब्वियसली पूरा डिस्कस कराऊंगा जिससे आपको सब समझ में आए, ठीक है। वेजेस पर यूनिट विल राइज बाय 10%। सिमिलरली वेजेस का कर लो, 180 200 के लिए था, यानी 900 रुपया करके पहले था, अब 10% से बढ़ गया, यानी 990 करके होगा 300 यूनिट पे, तो 297 आएगा। बाकी का पता नहीं मेरे को, ये तो 297 आएगा 990 करके डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड है। सॉरी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने एक चीज गलत पढ़ लिया, चार्जेबल एक्सपेंसेस होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इज फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड 75,000 है। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। फैक्ट्री ओवरहेड क्या बोला? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, ठीक है। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। एक मिनट पहले बताओ मटेरियल एंड वेजेस कितना से बढ़ा? मटेरियल कॉस्ट नया हो गया इतना और ये 990 हो गया, यानी पहले बताओ मेरे को पुराना वाला इसका कितना पार्ट था? यानी 3 लाख था, 75,000 बाई 3 लाख। हाँ, मैं बोलूं मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस वाज 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस वाज 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। क्वेश्चन पार्ट 4 का पॉइंट 4 स्टार मार्क। ये 25% कैसे आया? प्राइम कॉस्ट था आपका कितना 3 लाख, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितना है 75,000, विच मीन्स प्राइम कॉस्ट का 25% था। क्या ये 3 लाख बढ़ गया? क्या ये 3 लाख जो था वो अब बढ़ के 522 हो गया? हाँ, तो ये भी उसी प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, मतलब अभी भी ये 25% ही रहेगा। कितना इंक्रीज हुआ उसका 25%, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी पुराना वाला प्लस इंक्रीमेंट टोटल कितना आया 522। 522 का 25% निकाल लो, 1,30,500। 1,30,500 मतलब समझ में आया आपको मेरा?
मैंने क्या बोला ये फोर्थ पॉइंट के लिए, आराम से पढ़ो। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। कंबाइंड कॉस्ट निकाल लिया। पहले अगर कितना हुआ करता था बताओ, पहले अगर 75,000 हुआ करता था जब वो 3 लाख था, तो जब वो 1 रुपया था तो कितना होना चाहिए, ये समझ लो आप। 3 लाख जब वो था तो वो 75,000 था, तो जब वो 1 रुपया होगा तो वो कितना होगा, 75,000 बाई 3 लाख। प्रोपोर्शनेटली का मतलब तो यही होता है, यूनिटरी मेथड। तो अगर अब वो 5,22,000 हो गया है तो कितना हो गया, 75,000 3 लाख पे था, अब 522 के लिए कितना, वही मैंने निकाला। 75 बाई 3 लाख करके मैंने परसेंटेज पहले से निकाल लिया 25%। आप प्रोपोर्शनेटली ऐसे भी बोल सकते हैं कि भैया जब वो 3 था तो वो 75 था, तो जब वो 522 होगा तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना होगा। समझ में आया क्या? 1,30,500। Selling expenses per unit will remain unchanged, other expenses will remain unaffected। एकदम सिंपल हो गया सवाल। ऑफिस ओवरहेड है, बाकी सारा सेम रह गया, वो लोग मान रहे हैं। रेंट एंड टैक्सेस, मैनेजमेंट 30, एक 20 और 15, 135, 135 का सेम रह गया चीज, 135,000 सेम रह गया। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट फिक्स रहेगा, यानी वही निकाल लो। सेलिंग एक्सपेंसेस 45,000 था 200 के लिए, यानी 225 रुपया करके था, तो 300 के लिए कितना हो गया, टोटल में फिक्स नहीं है, पर यूनिट फिक्स है, यानी वेरिएबल कॉस्ट है। तो बताइए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, इनटू क्या कर दोगे 300, तो ये हो गया 67,500। टोटल कॉस्ट आ गया। अब 10% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट, तो 95,000, तो आंसर आ गया 9,50,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी एक वेरिएबल खर्चा हो गया ना, क्योंकि क्या बोला, पर यूनिट कॉस्ट रिमेन फिक्स्ड, तो वॉल्यूम के कारण चेंज होगा। 300 का वॉल्यूम हो गया, बाकी सारा कॉस्ट सेम है, तो 135 हो गया। यानी सिर्फ पॉइंट नंबर 4 खेला था, मैंने बता दिया। तो 2 पेपर क्लियर है। जून का भी 4 का 1A इजी सवाल था एकदम, और एकदम इजी सवाल था। रिवर्स कैलकुलेशन पे बेस्ड था, होप आपने कर लिया। सेल्स, प्रॉफिट, कॉस्ट, सेलिंग, सीओजीएस, टीओपी, ऑफिस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री कॉस्ट, डब्ल्यूआईपी, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, कंज्यूम, रॉ मटेरियल, बैलेंसिंग 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 फिगर करके निकालना था। ये सवाल अपने क्लास में किए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ऊपर रिवर्स कैलकुलेशन पे बेस्ड था, ठीक है। और एक एमटीपी दिया था मैंने, बहुत मुश्किल से एक एमटीपी में क्वेश्चन मिला था। फास्ट ईयर पेपर में तो क्वेश्चन है, किंतु एमटीपी पे बहुत मुश्किल से मिला था अपने को। फोर का ए, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, सिंपल क्वेश्चन था, और उस हिसाब से एस्टिमेट दी वर्क ऑर्डर। ये वाला सवाल भी बन गया सबसे, ग्रेट। तो भैया सिर्फ एक सवाल अच्छा था कॉस्ट शीट का, ध्यान रखना वो सवाल प्रैक्टिस कर लिए हैं दिसंबर 18 का। ओके, दैट्स इट, कंप्लीट होता है अपना पूरा कॉस्ट शीट विथ इंस्टीट्यूट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, इंस्टीट्यूट्स एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एंड एज वेल एज द एमटीपी पोर्शन। कैसा लगा बताओ, एक चैप्टर आज खत्म होता हुआ, राहत मिलता हुआ कि 8 नंबर का अगर आ रहा है हर टर्म में
अब 8 नंबर तो जेब में चला गया होगा, राहत मिल रहा है 8 नंबर के लिए, बताओ सब कोई, आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड नाउ कि हाँ भैया कुछ 8 नंबर जेब में गया, 9-10 क्लास लग गया, बेसिक्स का 2 क्लास लग गया कि अपने ये 8 नंबर सिक्योर कर सके। अब आने वाली क्लासेस आराम से आप खोले वाले ही चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है अपने को, दिसंबर में एग्जाम होता है भैया, बहुत आराम से चलना है, दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2 में कॉस्टिंग बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत कम, ऑलमोस्ट ग्रुप 1 में कर ही लेंगे सब चैप्टर्स, सिर्फ एफएम पढ़ना होगा ग्रुप 2 में। अब मार्च एंडिंग आ रहा है, अपने एक और चैप्टर ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, अप्रैल मई जून तक का टारगेट है ग्रुप 1 पूरा फिनिश करने का, आराम से हो जाएगा। जुलाई में पूरा ग्रुप 2 का रिमेनिंग पोर्शन कर लेंगे, वो कॉस्ट का, ठीक है, उतना भी टाइम नहीं लगेगा। और फिर वी विल डू बेसिकली क्या भैया, अपने करेंगे एफएम करेंगे अगस्त सितंबर तक आपका एफएम कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एफएम में हो सकता है आपको अक्टूबर का फर्स्ट वीक लग जाए ज्यादा से ज्यादा, बस फिर आपके पास 2 महीना रहेगा रिवीजन के लिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास न्यू चैप्टर बजट, ओके, जो भी लेट ज्वाइन करे हैं या अब ज्वाइन कर रहे हैं वो उस क्लास से आ सकते हैं, बोल दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को कि एक चैप्टर हो गया अब ज्वाइन कर सकते हो। चलो बाय बाय।